नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू देसी न्यूज एंड एनालिसिस। ये चैनल है इंडिया और यूएसए के करंट अफेयर्स एंड एनालिसिस के लिए। न्यूज़ तो सिर्फ एक हेडलाइन नहीं है, ये इसका इम्पैक्ट बताता है। मैं एक भारतीय हूँ, यूएसए में रहता हूँ, तो मैं भारत को समझता हूँ अपनी जड़ों से और यूएसए को देखता हूँ सिस्टम के अंदर से। आज हम बात करेंगे दोबारा ईरान वॉर के बारे में जो चल रही है। एक और वीडियो बनाया था करीब 20 दिन पहले, 20-25 दिन पहले। मैं उसका लिंक डाल दूंगा जो कि उसकी पृष्ठभूमि बनाता है। आज का वीडियो फोकस करेगा आज क्या स्थिति है और क्या हो सकता है। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्वॉट एनालिसिस करते हैं यूएसए की। स्वॉट एनालिसिस मींस स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। हम इसके बारे में बात करेंगे। एक बात और, यदि आप कहीं देखते हैं बहुत लंबी लिस्ट है, जैसे इस स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, एक बहुत लंबी लिस्ट है यूएसए की वीकनेसेस की। एक लंबी लिस्ट का मतलब नहीं है कि यूएसए वीक है या स्ट्रांग है। इट्स जस्ट अ लिस्ट, उसका क्वांटम डिफाइन नहीं करता है ये। ओके, जस्ट टू सेट द बेसलाइन। अब हम बात करते हैं स्ट्रेंथ के बारे में यूएसए की। यूएसए की एक सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इसकी सुपीरियर मिलिट्री कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी। राइट, एक और यूएसए की बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, इसका में कोई बात नहीं करता है, वह है अवेलेबिलिटी ऑफ इंटेलेक्चुअल डेप्थ एंड ब्रेथ। यूएसए के अंदर बहुत सारे ऐसे होशियार लोग हैं जो डिफरेंट एंगल से किसी भी स्थिति को एनालाइज करते हैं, सरकार को सलाह देते हैं, अपनी इंडिपेंडेंट सलाह रखते हैं। थिंक टैंक्स हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, इंडिपेंडेंट पर्सन्स हैं। राइट, ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है मेरे दिमाग में। एंड द बेस्ट थिंग इज फॉर यूएसए कि ईरान यूएसए की मेन लैंड तक, होमलैंड तक नहीं पहुंच सकता, उसके पास कोई तरीका नहीं है, एटलीस्ट नोन तरीका नहीं है। राइट, अब आते हैं वीकनेसेस पर यूएसए की इस वॉर में। एक एक परसेप्शन है यूएसए के करंट एडमिनिस्ट्रेशन में कि एक छोटी सी कोटरी है और वो ग्रुप थिंक है, सबने एक सही सोचते हैं, एक ही विचारधारा है, एक जैसा सोचते हैं, आपस में कोई डिसेंट नहीं है, ग्रुप थिंक है। एक ने बोला यस सर, दूसरे बोला यस सर, तीसरे बोला यस सर एंड डन। राइट, डिसेंडिंग वॉइस नहीं है, उसके लिए इंटॉलरेंस भी है। एक ये भी महसूस किया जाता है कि यूएसए के करंट एडमिनिस्ट्रेशन में एक कंटेम्प्ट है दुश्मन के लिए, एक ह्यूब्रिस है कि वी आर द सुपीरियर, वी आर द बेस्ट। इसका रिसेंट एग्जांपल अभी आप लेते हैं कि कुछ दिन पहले ईरान ने सऊदी अरेबिया के अंदर जो यूएसए के वॉर प्लेन्स खड़े हुए थे एक एयरपोर्ट पर, मिलिट्री एयरपोर्ट पर, उन पर अटैक किया और उनको शायद 4 या 5 प्लेन उड़ा दिए। वो एक लाइन से खड़े थे। मतलब आप देखिए, ह्यूब्रिस है कि दुश्मन हम पर अटैक कर ही सकता और हमने प्लेन एक लाइन में खुले में खड़े हुए हैं, जो कि काफी, एक तो शायद एवेक्स भी था, खुले में खड़े हुए हैं प्लेन। राइट, इस वक्त सोशल मीडिया में, ट्रेडिशनल मीडिया में, हर जगह if you see overall picture is कि Iran is winning, Iran is a victim, USA is a aggressor, USA is doing something is wrong, USA is losing information warfare. right, इसमें USA पूरी तरीके से फेल है। यदि हम यूएसए की हिस्ट्री देखें तो यूएसए ने अपने काफी सारे अलाइज को डिच किया है, स्पेशली इस केस में कुर्द को कम से कम 2 से 4 बार डिच किया गया। हमने सीरिया वॉर में किया गया, आईएसआई से लड़ते वक्त किया गया, इराक में डिच किया गया उन्हें। तो वो अब एक यूएसए के बिहाफ पे एक नया पंगा ईरान के साथ नहीं लेना चाहते, जो कि यूएसए को आज चाहिए। तो ये उसकी एक बहुत बड़ी वीकनेस है। राइट, जो पुराने आपने काम किए हैं वो आपको पता हैं। जैसे हम सभी जानते हैं यूएसए एक डेमोक्रेसी है और यहाँ पे एक फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है, अच्छी बुरी खबर जैसे भी आपके पक्ष में है, विपक्ष में है, फ्रीली अवेलेबल है।
एक बहुत बड़ा, और इसका मतलब ये है कि आपका जो दुश्मन है उस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल जैसे चाहे कर सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डेमोक्रेसी इज बैड, बट इन दिस सिनेरियो फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बिकॉज ऑफ डेमोक्रेसी इज हर्टिंग यूएसए। ये डेमोक्रेसी है, और यहाँ पर किसी भी डेमोक्रेसी में एक नेता का सबसे बड़ा एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन है कि उसे इलेक्शन जीतना है, और नवंबर में मिड टर्म आ रहे हैं जिसमें यहाँ की संसद, कांग्रेस एंड सेनेट, राइट, इक्वलेंट टू राज्यसभा इन इंडिया, के इलेक्शन होने हैं। और इस वक्त वेफर थिन मेजोरिटी है रिपब्लिकन पार्टीज की। यदि वहां पर वो जीत जाती है डेमोक्रेट्स, जो कि ट्रंप के बहुत ही अगेंस्ट हैं, सो ट्रंप वांट टू विन देयर। जैसे हमने पिछले वीडियोस में भी बात की थी कि यूएसए की जनता, यूएसए की जो पब्लिक है, वो नहीं चाहती कि उसका कोई भी सैनिक मरे, एक भी सैनिक मरे, राइट। उसके अपने रीजन, हिस्टोरिकल रीजंस, वो नहीं चाहती। एक ड्रॉबैक है, ऐसा कोई भी युद्ध नहीं है जिसमें कि सैनिक नहीं मरेंगे, राइट। एक पॉपुलर परसेप्शन है विद इन यूएसए, इवन आउटसाइड यूएसए, की जो ट्रम्प की कोठरी है वो करप्ट है, वो मार्केट को मैनिपुलेट कर रही है, इस युद्ध से भी फायदा उठा रही है। सच है झूठ है नहीं मालूम, लेकिन एक परसेप्शन है, और पॉपुलर बहुत लोगों, उसके जो सपोर्टर है उनमें भी, जो इसके विरोधी हैं उनमें भी। किसी भी युद्ध में खर्चा होता है, वॉर मटेरियल, इक्विपमेंट, एम्यूनिशन, राइट। जब वो खर्च होता है तो उसको बनाना चाहिए, आपको बनाना भी है। ऐसा लगता है, कोई पक्की खबर नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि यूएसए का जो रेट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम है रेट ऑफ यूजिंग दैट मटेरियल। मीन्स आपकी इन्वेंट्री डाउन हो रही है। एक ऐसा जनरल सोच है। असलियत क्या है किसी को नहीं मालूम, लेकिन ऐसी एक सोच है। ओके। आम जनता में एक वॉर के लिए जो एक रेजिस्टेंस है कि हमें वॉर नहीं चाहिए। अभी आपको याद हो कि ट्रंप का इलेक्शन इसी बात पे हुआ था कि he will not start any new war and he will wind down the existing wars। तो एक लोगों में एक अवर्जन है कि हमें वॉर नहीं चाहिए, रेजिस्टेंस है। यूएसए की जो वॉर डॉक्ट्रिन थी है, वो बेसिकली क्वालिटी पर है। अब हायर क्वालिटी मींस हायर कॉस्ट। सो अब जो फॉरगेट अबाउट लॉसेस इन द मार्केट एंड अदर थिंग्स, इन्फ्लेशन, लेकिन जब जो खर्चा कर रहे हो वॉर के अंदर, मींस हर रोज आपका लॉसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि आपका फोकस क्वालिटी पर है, जबकि नॉट ऑन क्वांटिटी, जो कि चीप हो आ सकती थी। थ्रेट्स क्या है यूएसए के लिए? मिड टर्म इलेक्शन, एज ए लीडर Trump has to be aware, has to be sensitive to the elections। इस पूरी लड़ाई में बहुत कुछ लूज करने के लिए है यूएसए के पास, लॉस ऑफ फेस। यदि वो हार गया तो क्या? और बहुत कुछ स्टेक पर है यूएसए का, जैसे पेट्रो डॉलर। यदि यूएसए हार गया, इस पेट्रो डॉलर सिस्टम इज एट स्टेक। सिक्योरिटी अम्ब्रेला जो दिया हुआ जीसीसी कंट्रीज को, वो स्टेक पर होगा। इनरोड हो जाएगी चाइना की इन जीसीसी कंट्रीज एंड ईरान। चाइना को एक्सेस मिल जाएगी पर्शियन गल्फ में, और गल्फ ऑफ एडन में, या गल्फ ऑफ ओमान में, राइट। स्टेक बहुत बड़े बड़े हैं, विच इज प्रीटी डेंजरस फॉर यूएसए। चलिए अब बात करते हैं इसराइल के बारे में, इसराइल की SWOT एनालिसिस के बारे में। तो उसकी स्ट्रेंथ क्या क्या है? वहाँ की आम जनता में इस युद्ध के लिए सपोर्ट है, और बहुत सपोर्ट है, राइट। ये स्ट्रेंथ है। लिमिटेड लॉस हुए इसराइल के, राइट। प्रोपेगेंडा नरेटिव कुछ भी कहे, लेकिन जो लॉसेस हैं वो लिमिटेड हैं, काफ़ी लिमिटेड है। ऐसा नहीं है कि लॉस नहीं हुए, लॉसेस हैं बिकॉज ऑफ ईरानियन मिसाइल्स एंड ड्रोन, लेकिन लिमिटेड है। लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ इसराइल को लगातार सक्सेस मिल रही है, और उस बार में कोई ज़्यादा हल्ला गुल्ला भी नहीं हो रहा। एज फॉर यस्टरडेज न्यूज़, लिटानी रिवर तक
हिजबुल्लाह की सफाई हो चुकी है और वहाँ पर उन्होंने बफर जोन एस्टेब्लिश कर रहा है इसराइल। सो और जो लेबनान की गवर्नमेंट है वो भी इसराइल के साथ है और हिजबुल्लाह को सफाया कर रही है पूरे देश से, विच इज़ अ गुड सक्सेस फॉर गुड स्ट्रेंथ। और ये सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पर कि इस वॉर के जो आउटकम है उससे यूएसए के फेट, यूएसए का भाग्य बांध दिया है इसने। तो चाहते ना चाहते भी यूएसए को इस युद्ध को कंक्लूड करना पड़ेगा, राइट। ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है इसराइल की। अब वीकनेसेस पाते हैं। इसराइल लगातार लड़ रहा है। 2023 के जो अक्टूबर में हमला हुआ था, जो उस पर गजा से जो हमला हुआ था हमास ने, उसके बाद लगातार लड़ रहा है। तो लगा लीजिए कितने सालों से, कितने दिनों से लड़ रहा है। तो उसके कारण इसकी जो सेना है आईडीएफ, उसमें एक फटीग सेट इन हो रहा है, थकावट आ रही है, राइट। इसराइल अपने ऊपर जो हमला होता है मिसाइल से, ड्रोन के लिए, उसके लिए इंटरसेप्टर यूज करता है और वो खुद बनाता नहीं है, वो उसके पास यूएसए से आते हैं और उनकी इन्वेंट्री डाउन हो रही है और बहुत तेजी से डाउन हो रही है। तो इसलिए वो अपने आप का जो बचाव कर रहे हैं उसके लॉसेस बढ़ जाएंगे यदि वो इन्वेंट्री द्वारा बढ़ाई नहीं गई तो। और बिकॉज ऑफ दिस रीजन एक कांस्टेंट फियर है इसराइल के अंदर, वहाँ की जनता में, वहाँ की सरकार में, कि पता नहीं कल क्या होगा, अब कौन सी नई मिसाइल आएगी। ये एक बहुत बड़ी वीकनेस है। अपॉर्चुनिटीज क्या है इसराइल के पास इस युद्ध में? चाहे कुछ भी हो, चाहे कोई जीते या कोई हारे, लेकिन जो ईरान की कैपेसिटीज हैं, कैपेबिलिटीज हैं न्यूक्लियर बनाने की, मिसाइल्स की, ड्रोन्स की और प्रॉक्सीज की, कम से कम 5 से 10 साल पीछे धकेल दी है, राइट। कुछ भी आउटकम हो इसका। और लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह का जितना सफाया हो चुका है उसके आगे भी होता रहेगा, क्योंकि सरकार तक, जो लेबनान की सरकार है वो भी हिजबुल्लाह के खिलाफ हो गई है। एक बहुत अच्छी बात है। जैसे ईरान तंग कर रहा है हॉर्मुज में और रेड सी के में हुतीस, सो पोटेंशियली फ्यूचर में जो गैस पाइपलाइंस हैं, गैस एंड ऑयल पाइपलाइन जो यूरोप को सप्लाई करेंगी, उनको they can go till Mediterranean, means they have to go via Israel, right? Transit fee and good relation, good dependence of Saudi Arabia, UAE, Qatar, Bahrain on Israel. और यदि ईरान चाहे जीते या हारे, ईरान तो वीक हुआ ही है, उसके चलते इसराइल का प्रेजेंस बढ़ जाएगी सिक्योरिटी आर्किटेक्चर ऑफ द मिडिल ईस्ट और वेस्टर्न एशिया। एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इसराइल के लिए। थ्रेट्स क्या हैं? यदि ईरान की जो करंट रेजीम है वो सरवाइव कर जाती है तो एक सरदर्द बना रहेगा इसराइल के लिए। और यदि उसने अपनी जो मिसाइल बनाने की कैपेसिटी, न्यूक्लियर की कैपेसिटी, ड्रोन्स की, प्रॉक्सी की कैपेसिटी को रिटेन कर लिया तो इसराइल के लिए बहुत बड़ा सरदर्द है। ये उन कैपेसिटीज को भी रिटेन नहीं किया, सिर्फ उनको दोबारा बनाने की कैपेसिटी को रिटेन कर लिया, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एंड यदि उसने हॉर्मुज पे रखा, उसने एक कंट्रोल ईरान ने बना के रखा इस वॉर के बाद भी, सो पॉसिबली है कि जो जीसीसी कंट्री हैं दे विल ब्लेम इसराइल। ये एक बहुत बड़ी थ्रेट है। अब देखते हैं ईरान।
ईरान एक प्लेयर है, राइट। क्या स्ट्रेंथ है इसकी? ईरान की जो सोसाइटी है, एक बहुत बड़ा चंक है उसका बहुत ही मिलिटराइज्ड है। ये इसकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। और जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है डिक्टोरियल है, विद मिक्स ऑफ रिलीजियस, और वो ऐसा रिलीजन है कि जो फैटलिस्टिक है, राइट। ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है उसकी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये एक अच्छी चीज है, लेकिन इस वॉर के वक्त ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। और उसने हार्मोज स्ट्रेट पर कोई इन्फ्लुएंस किया हुआ है, कंट्रोल नहीं किया हुआ है, राइट। उसकी मिलिट्री कोई फाटक ला के नहीं बैठी है कि कौन अंदर जा रहा है बाहर जा रहा है, लेकिन इसके डर के कारण कोई भी अंदर बाहर जाने से पहले ईरान से परमिशन लेता है। इन्फ्लुएंस है। और उसके मिसाइल्स का, ड्रोन का डर है यूएसए के अरमाडा में, इसराइल में, जीसीसी कंट्रीज में, राइट। सब डरते हैं उससे। और उसने अपनी जो आर्सेनल है उसका बहुत ही क्लेवर यूज किया है। पहले हल्के वाले भेजे जिससे कि इंटरसेप्टर खर्च हो सके, जीसीसी कंट्रीज के, यूएसए के, इसराइल के। उसके बाद मोर एडवांस्ड भेजा जा रहा है वो, राइट। सो chances of damage and quantum of damage to these countries keep on increasing, right? Allegedly ईरान को हेल्प मिल रही है रशिया से, चाइना से, एटलीस्ट इंटेलिजेंस लेवल पर, राइट। तो वो बहुत है। और उसने हुतीज को एक्टिवेट अभी पूरी तरीके से नहीं किया है, लेकिन कर सकता है। जो बाब अल मंदब स्ट्रेट है, जो कि रेड सी और अरेबियन सी को जोड़ता है, उसमें यदि एक्ट हो गया तो वहां से भी जो ट्रैफिक है वो बंद हो जाएगा। और ईरान की जो ज्योग्राफी है, अपार्ट फ्रॉम इट्स साइज, टेरेन, प्रॉक्सिमिटी टू हॉर्मुज स्ट्रेट, it also has border with Afghanistan. So in case of worst case scenario, it can fall back. Its militia, Iranian militia can fall back into अफगानिस्तान। लेकिन यहाँ पे शिया सुन्नी का खर्च आ सकता है, का फर्क आ सकता है, बट स्टिल इट्स अ पॉसिबिलिटी। और इसके अलावा इराक में जो मिलिशिया है, शिया मिलिशिया, वो भी चुपचाप बैठा है। वो कब जाग जाएगा और क्या करेगा वो बेसिकली पता नहीं। एक स्ट्रेंथ है ईरान की। वीकनेसेस पर आते हैं। सी ईरान ने कितने भी ड्रोन बना लिए हों, मिसाइल बना लिए हों, एक तो वो खर्च हो रहे हैं अटैक करने के लिए, दूसरा लगातार इसराइल एंड यूएसए उनके लॉन्चर्स को नष्ट कर रहे हैं, मिसाइल्स के जो बेसिस हैं उनको नष्ट कर रहे हैं, उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, एक लिमिटेड सप्लाई है। कुछ मैं नहीं समझता कि और नए बन रहे हैं, जो हैं सो हैं। सो लिमिटेड सप्लाई है, लेकिन वो सप्लाई कितनी है नहीं मालूम, लेकिन लिमिटेड सप्लाई है। ईरान ने अटैक किया जीसीसी कंट्रीज में, राइट। तो उसकी चाहे जनता साथ में हो जीसीसी कंट्रीज की, लेकिन एटलीस्ट जो रूलिंग इलीट है उसमें और ईरान के बीच में एक गैप आ गया है। ईरान ऑलरेडी वाटर एंड फूड स्ट्रेस कंट्री है, राइट। और इस वॉर के कारण ये स्ट्रेस इज गोइंग टू इंक्रीज। ईरान का मैक्सिमम अराउंड 80 to 90% ऑफ ऑयल एंड गैस फॉल्स थ्रू और गोज थ्रू थ्रू हॉर्मुज, राइट। यदि वहां पर यूएसए और इजराइल बताते हैं कि यहाँ से कोई भी मटेरियल नहीं जाएगा, कोई भी ऑयल एंड गैस मटेरियल नहीं जाएगा ईरान का, तो सेम ब्लॉकेज, द इम्पैक्ट ऑफ दैट ऑन ईरान विल बी ह्यूमंगस, राइट। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यूएसए और इजराइल ने ईरान की टॉप, एटलीस्ट टॉप टू 2 to 3 लेयर्स ऑफ मिलिट्री, गवर्नेंस एंड रिलीजियस एलीट जो क्लास है उसको मार दिया है, राइट। कितना भी कहे कि मोजिया कैन लर्न एज अ गुरिल्ला वॉर बट नॉट एज अ कंट्री, इट कैन नॉट रन। सी रनिंग, सस्टेनिंग अ कंट्री रिक्वायर्स अ सेंट्रल लीडरशिप, जो देखते हैं, राइट। अपॉर्चुनिटीज क्या है?
ईरान के लिए कि वो हॉर्मुज के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस को बना के रखे। जीसीसी की जो रूलिंग एलीट है उसमें उसका डर बना रहे। और एक जीसी और ईरान की जो आर्सनल है, चाहे वो ड्रोन हो चाहे मिसाइल हो, राइट, जो उसकी थल सेना है, उसका एक डर, वो कितने इफेक्टिव है डिफरेंट चीज है, लेकिन एक डर बना रहा है यूएसए में, इसराइल में और जीसीसी कंट्रीज में, राइट। और यूएसए डरता रहे कि कहीं कहीं मेरा पेट्रो डॉलर सिस्टम खत्म ना हो जाए, और जीसीसी कंट्रीज के ऊपर से जो सिक्योरिटी अम्ब्रेला प्रोवाइड किया हुआ है कहीं वो खत्म ना हो जाए। ये एक बहुत बड़ा डर यदि बना रहता है तो ये अपॉर्चुनिटीज हैं ईरान की। थ्रेट्स क्या है कि ईरान के टुकड़े टुकड़े हो जाएं इस युद्ध के कारण, राइट। बलूच कहें कि हम अलग जा रहे हैं, अजेरी कहें कि हम अलग जा रहे हैं, कुर्द अपना हिस्सा अलग ले लें, राइट। राइट, यदि यूएसए और इसराइल और जीसी कंट्रीज अपने कार्ड सही चलते हैं तो हो सकता है कि ईरान may turn into a landlocked country, which is a difficult only containing the highlands, only पहाड़ और पठार जो तट पे है, उसको पर्शियन गल्फ में और कैस्पियन सी और गल्फ ऑफ ओमान में जो बॉर्डरिंग है, उसमें एक नया ईरान या बलोचिस्तान या कुर्दिस्तान या उसके हिस्से को अजरबैजान या तुर्कमेनिस्तान खा जाए, राइट। एक बहुत बड़ी थ्रेट है ईरान के लिए, चाहे वो जीते या हारे, कि उसके जीसीसी कंट्रीज से जो रिश्ते हैं वो खत्म हो गए, राइट। जो उसकी प्रॉक्सीज हैं सीवियरली ब्रोकन हैं, और यदि जीसीसी कंट्रीज से यदि रिश्ते खत्म हो जाएंगे, इसका मतलब ये है कि वहां से जो ईरानी का रेमिटेंस आता था ईरान में वो खत्म, जो ईरान के बाईपास ट्रेड था, राइट, वो खत्म, राइट। ये ईरान के लिए बहुत बड़ी थ्रेट्स हैं। अब बात करते हैं जीसीसी कंट्रीज के बारे में। इसमें बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया और यूएई शामिल हैं। तो उसकी स्ट्रेंथ क्या क्या है इन कंट्रीज की? इन कंट्रीज के पास जो लेटेस्ट वेपनरी है उसकी बहुत बड़ी इन्वेंट्री है, जिन्होंने यूएसए से, फ्रांस से, रशिया से, चाइना से खरीदी है, राइट। और इनकी अपनी पॉपुलेशन बहुत छोटी है, सिटीजन्स की पॉपुलेशन, तो इनके पास इनको बहुत ही छोटे नंबर ऑफ पीपल को प्रोटेक्ट करना है, right? यदि हम इमिग्रेंट्स को छोड़ देते हैं एक वक्त के लिए, और पैसे की कमी नहीं है, कैश बहुत सारा पैसा है इनके पास, राइट। और एक चीज जिसके बारे में काफी लोग बात नहीं कर रहे हैं वो है मिलिट्री एग्रीमेंट बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड पाकिस्तान, राइट। एक स्ट्रेंथ है, बाकी कंट्रीज के लिए ना हो, एटलीस्ट सऊदी अरेबिया के लिए है। वीकनेस क्या है? इनमें से किसी के पास भी कोई भी वॉर एक्सपीरियंस नहीं है, उन्होंने कभी वॉर नहीं लड़ी उनकी पूरी हिस्ट्री में। और उनकी जो जनता है, उनकी जो सिटीजन्स हैं, इवन जो इमिग्रेंट्स हैं, आई डोंट थिंक दे आर विलिंग टू फाइट फॉर द कंट्री, राइट। ये कंट्रीज अपना 80 to 90%, इवन सम केसेस मोर देन 90% ऑफ देयर फूड दे इंपोर्ट, राइट। सो दे आर ससेप्टेबल टू द फूड ब्लॉकेज। और जो पीने का पानी है वो लगभग सारा का सारा समुद्र से डिसैलिनेशन प्लांट से बनाते हैं, और वो प्लांट एक्सपोज्ड है। इन लोगों ने कभी सोचा ही नहीं कि कोई मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए जमीन के नीचे। सारा का सारा जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जमीन के ऊपर है, जो कि इजीली डिटेक्टेबल है, इजी टू अटैक है। और क्योंकि यहाँ पे रॉयल्टी है, तो एक डिस्कनेक्ट है सिटीजनरी और रूलिंग क्लास के बीच। फॉरगेट द इमिग्रेंट्स, इवन जो सिटीजन्स हैं और जो रूलिंग क्लास है उसमें एक डिस्कनेक्ट है, उसमें एक दोनों की सोच अलग अलग है। और जैसे मैंने बात की पहले, मोस्ट ऑफ दी जो पॉपुलेशन है वो इमिग्रेंट्स की है, जिनके पास कोई सिटीजनशिप नहीं है, यहाँ की एक्सपेट्रिएट्स हैं। उनकी जो लॉयल्टी है उनकी ईदर टू मदर कंट्री है या टू देयर रिलीजन है,
होस्ट कंट्री के साथ नहीं है ज़्यादातर की। और दो ये सब कंट्रीज सुन्नी सुन्नी रूल्ड हैं, लेकिन यहाँ पर भी एक अच्छी खासी शिया पॉपुलेशन रहती है जो कि ईरान को कहीं ना कहीं सपोर्ट करती है। अपॉर्चुनिटीज क्या है? यदि यूएसए जीतता है, राइट, और जो जीत के पैरामीटर वही रहते हैं जो हमने पहले डिस्कस किए हैं। सो इन कंट्रीज का जो सिक्योरिटी पे एक्सपेंस है वो कम हो सकता है, राइट, सो दे कैन पुट मोर मनी फॉर अदर यूजेस। एक नई पाइपलाइन बना सकते हैं, एक क्या कई सारी, एक जो कि मेडिटेरियन में खुले और जो कि यूरोप को सर्व करे ऑयल एंड गैस, और एक नीचे खुले जो कि अरेबियन सी में खुले, जो कि सारे चोक पॉइंट जो हैं, हॉर्मुज, बाब अल मंदब और सुएज कैनाल, तीनों चोक पॉइंट्स को ये दो पाइपलाइन बाईपास कर सकती हैं, राइट। भविष्य में बेसिकली इज गोइंग टू बी बिग अपॉर्चुनिटी, एंड आई थिंक इस युद्ध का कुछ भी निकले ये काम तो होगा, आज नहीं तो कल शुरू हो जाएगा ये काम। और यदि यूएसए जीतता है तो वही resort, financial hub, transit hub, it will continue their sheen and it will keep continue. थ्रेट्स क्या है? इनके थोड़ी थ्रेट है, यदि ईरान जीत जाता है, ईरान will keep on harassing these countries, will make their life difficult. So जो ऑयल के अलावा जो भी सपने बुने हुए हैं इन कंट्रीज ने, खासकर दुबई ने, बहरीन ने, कुवैत ने, राइट, यूएई ने, कतार ने, कि ये ट्रांजिट हब बन जाए, फाइनेंशियल हब बन जाए, रिजॉर्ट सिटी बन जाए लाइक दुबई, वो सब खत्म हो जाएंगे। और जो हुतीज हैं वो यूएई का और सऊदी अरेबिया का जीना हराम करके रखेंगे। और इवन जो बहरीन में जो शिया पॉपुलेशन है is going to be difficult to contain by the ruling Sunni elite. These are the SWOT analysis of the GCC countries. अब आते हैं, ये देखते हैं कि ईरान के पास ऑप्शन क्या क्या है। ईरान को एक इस वॉर को जितना लंबा खींच सकता है उतना खींचे, जो यूएसए की जनता में असंतोष बढ़े, यूएसए का जो करंट एडमिनिस्ट्रेशन है वो मिड टर्म जो इलेक्शन होने नवंबर में वो हार जाए, ट्रंप लेम डक प्रेसिडेंट बन जाए इन द एट लीस्ट, और इन द मोस्ट फेवरेबल सिनेरियो फॉर द ईरान कि ट्रंप का इम्पीचमेंट हो जाए। तो इस वॉर को जितना लंबा खींच सकता है ईरान खींचेगा। ईरान जीसीसी कंट्रीज का हरेसमेंट जारी रखे, बस इतना ही करे कि वो अटैक ना करने पाए ईरान पर, लेकिन उनको एक डर बना रहे, वो इरिटेट होते रहे, तो मच्छर होता है ना, बस भिन भिन करता रहे, तो आपको ना तो वो सोने देगा ना जागने देगा, बस आपको परेशान रखेगा। हॉर्मुज पे सिलेक्टिव प्रेशर रखे, ईरान रखेगा, और कुछ एक कंट्री को छोड़ के बाकी सब ट्रैफिक रोक देगा। किस किस को जाने देगा? इंडिया, जापान, स्पेन, चाइना एंड पाकिस्तान। रशिया का ज़्यादा ट्रैफिक है नहीं, तो रशिया को हमने डिस्कस नहीं किया है। क्या होगा इससे, फ़ायदा क्या होगा कि ईरान के पास फ्लो ऑफ मनी रहेगा, और कुछ एक जो उसके समर्थक देश हैं जैसे चाइना, वो क्लैंडस्टाइनली जो गुड्स हैं, वो एम्यूनेशन है, फूड है, या अदर आइटम्स हैं, वो आते रहेंगे ईरान में। और क्योंकि तेल और ईंधन और गैस ये जाता रहेगा जीसीसी कंट्रीज से, तो जीसीसी कंट्री विल बी incentivized not to attack oil and gas infrastructure of ईरान। पाकिस्तान को इंसेंटिव मिलेगा कि वो अपने बलोच जो फ्रंट है वो ना खोले ईरान के अगेंस्ट, और ना ही सऊदी अरबिया के साथ मिलके हुतीज और उधर उस साइड कुछ करे या प्रोटेक्ट करे, राइट, क्योंकि उसकी गैस वहां से आ रही है। स्पेन स्पेन इज मोस्ट वोकल अगेंस्ट यूएसए's वॉर एफर्ट, तो वो एक कॉन्स्टेंटली वेस्टर्न वर्ल्ड में नॉइज करता रहे, राइट, और वो फिशर क्रिएट करता रहे, इसलिए ईरान को स्पेन चाहिए। अभी रिसेंटली जापानीज प्रेसिडेंट के साथ व्हाइट हाउस में जो
इशू हुआ है, it will create, if Iran let Japan's ship go, it will create a fissure for the benefit of China between the alliance between USA and Japan, right? इंडिया को क्यों? क्योंकि इंडिया पोटेंशियली यूएसए की जो वॉर मशीनरी है उसको अल्टरनेट डॉकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सकता है, रिपेयर फैसिलिटीज, राशन, ये सब प्रोवाइड कर सकता है। यदि वहां से तेल और गैस आता रहेगा थैंक्स टू ईरान, सो इंडिया विल थिंक ट्वाइस कि मैं यूएसए की हेल्प करूं या ना करूं, राइट? ईरान पूरी कोशिश करेगा कि इराकी गवर्नमेंट, इराकी मिलिशिया, कर्ड्स को कन्विंस करे कि आप इस फाइट में मत कूदो। और हो सकता है कि कहे कि यार जब वॉर खत्म हो जाएगी तो हम एक इंडिपेंडेंट नॉट इंडिपेंडेंट बट ऑटोनोमस रीजन बनाएंगे कुर्द्स के लिए, जैसा कि आज की तारीख में इराक में है, पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट। इसी तरीके से बलोच को भी कर सकता है वो कन्विंस कि आप कुछ मत करो, हम आपके लिए एक लिमिटेड ऑटोनॉमी देंगे बलोच डोमिनेंट एरिया में। एंड देयर आर डिफरेंट पॉसिबिलिटीज व्हिच ईरान कैन डू। पाकिस्तान के अंदर जो शिया हैं उनको गल्वनाइज करे और उनको एक्टिवेट करे, जिससे कि पाकिस्तान डिस्करेज हो ईरान के खिलाफ कोई भी एक्शन लेने में, डायरेक्टली या वाया सऊदी अरेबिया, राइट? बहरीन में जो शिया पॉपुलेशन है जो कि करीब 80% है टोटल सिटीजनरी का, उसको करे और उनसे उनके जरिए ट्रबल क्रिएट कराए, जिससे कि बहरीन की जो सरकार है, जो सुन्नी एलीट रूल कर रहा है, दे आर अफ्रेड टू ओपन एनी फ्रंट विद ईरान, ओके? सऊदी अरेबिया के में भी करीब 15% शिया हैं, उनको गैल्वनाइज करे और थोड़ी सी ट्रबल क्रिएट करे उनके थ्रू, जिससे वो करीब 15% है और वो लोग कॉन्सेंट्रेटेड हैं उस रीजन में जहाँ पे कि सबसे ज़्यादा ऑयल मिलता है सऊदी अरेबिया में। जैसे कि सऊदी अरेबिया थोड़ा सा हिचके डरे एनी एक्शन अगेंस्ट ईरान। सीरिया में अगेन जो इस वक्त सुन्नी रूल कर रहे हैं, शिया वहाँ पर है, पॉपुलेशन साइजेबल पॉपुलेशन है, उनको गैल्वनाइज करे और इंश्योर करे कि जो सुन्नी गवर्नमेंट है वो कुछ भी हरकत ना करे ईरान के अगेंस्ट, राइट? और नेचुरली राइट, हुतीज वो लिस्टेड नहीं है यहाँ पर, लेकिन उनके खिलाफ भी ये सब काम उनके जरिए भी वो कर सकता है। अब आते हैं ऑप्शंस विद यूएस एंड इजराइल। यहाँ मैंने जीसीसी नहीं लिखा है, लेकिन जीसीसी आप समझिए वो भी शामिल है इसमें। सऊदी अरेबिया और यूएसए मिलकर पाकिस्तान को फोर्स करें कि भाई आप ईरान के अगेंस्ट फ्रंट खोलो और हुतीस के अगेंस्ट। यदि आप डायरेक्टली नहीं करना चाहते इन्वॉल्व, लेट बलोच डू देयर एंड आप हुतीस को संभालो नीचे, राइट? सो प्रेशर वहां से ऑफ हो। यूएसए इंडिपेंडेंट कुर्दिस्तान नाम का एक देश डिक्लेयर कर दे कि वी रिकॉग्नाइज, और उनको इंसेंटिवाइज करे कि आप ईरान के खिलाफ असिमेट्रिक फ्रंट खोलो। लेकिन इस ये करने के लिए यूएसए को टर्की को मैनेज करना पड़ेगा, राइट? अजरबैजान और तुर्कमेनिस्तान को करे कन्विंस कि आप वहां से असिमेट्रिक वॉर ओपन करो विद ईरान नियर कैस्पियन सी, सो जिससे कि वहां से काटा सके। जीसीसी कंट्रीज को कन्विंस करे कि भाई आप पे अटैक हो रहा है, आप रिटेलिएट करो अगेंस्ट, और कुछ फुट सोल्जर्स करो फॉर the invasion of Iran. May not be whole invasion, we'll see, maybe coastal region and few selected islands, right? और यूएसए अपने सोल्जर्स उतारे कि कोस्टल प्लेन्स पे जो पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ एडन में और गल्फ ऑफ ओमन में जो एरिया है उसको कैप्चर करो, और ईरान के जो आइलैंड्स हैं या कुछ डिस्प्यूटेड आइलैंड्स हैं यूएई के साथ, उन पे कब्जा करो, जिससे कि हॉर्मुज पे कंट्रोल हो जाए, राइट? यूएसए और इजरायली फोर्सेस जाएं और जो न्यूक्लियर मटेरियल जहाँ छिपा हुआ है
वहीं पे उसे दफन कर दें, वहीं पे कुक कर दें उसे, जरूरत नहीं वापस लाने की, राइट। वापस लाना 450 किलो वापस लाना आसान नहीं है, वहीं पे उसे दफन कर दें, एक अंडरग्राउंड कुछ विस्फोट करें या जो भी करें, जो भी तरीका हो, और खत्म कर दें, हमेशा हमेशा के लिए उसे दफन कर दें, या एटलीस्ट सिग्निफिकेंट टाइम के लिए दफन कर दें, जिससे कि इमीडिएट थ्रेट ऑफ न्यूक्लियर ईरान गोज अवे। ओके, नरेटिव कैप्चर करें मीडिया में। तो ये सारा का सारा सोशल मीडिया यूएसए के कंट्रोल में है। यूएसए को सिर्फ एक हाथ हिलाना है और ये काम करा जा सकता है। इवन ट्रेडिशनल मीडिया में भी कोई बहुत बड़ी मुश्किल नहीं है यूएसए के लिए। इन वर्स्ट केस सिनेरियो यूएसए और रशिया के बीच में डील हो जाए, कहा जाए रशिया से कि आप यूक्रेन ले लो, या थोड़ा सा कुछ पार्ट ऑफ साउथ ईस्टर्न यूरोप भी आपका, उसमें हम कुछ नहीं करेंगे। ये नहीं कि उसे मर्ज कर लें, लेकिन आपका वो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस रहेगा, उसमें हम कुछ नहीं करेंगे। आप ईरान को छोड़ दो, उसकी हेल्प मत करो कुछ भी। ये पर्दे के पीछे डील हो सकती है। इसी तरीके से चाइना से हो सकती है कि आप ताइवान को आप संभालो, एटलीस्ट उसे बिना फोर्स के उसे गॉबल अप करो, और हमें समय दो कुछ सालों का, जिससे कि हम अपने यहाँ पर चिप मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं जो, उनको एस्टेब्लिश होने दो, और हम एक ताइवान का अल्टरनेटिव खड़ा कर सकें। और हम भविष्य में भी वादा करते हैं कि आपके लिए ऑयल फ्लो चलता रहेगा ईरान का, राइट। ये है, ओके। अब आते हैं कि भाई वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है, क्योंकि भगवान ना करे हो, लेकिन क्या हो सकता है, राइट। यूएसए और उसकी अलाइड फोर्सेस वो लैंड इन्वेजन करें ईरान के आइलैंड्स का और कोस्टल रीजन का, स्पेशली फेसिंग पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान। बलोच, कर्द, अजेरी और टर्क्स एक असिमेट्रिक फ्रंट ओपन कर दें, राइट। यूएई फ्रीज कर दे ईरान के एसेट्स के, क्योंकि यूएई वाज एक्टिंग एज ए चैनल और टू रूट Iranian money or money in and out of Iran for the goods and services after the sanctions. So करे ईरान अटैक कर दे सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर और जीसीसी कंट्रीज के लिए, वाटर सैनिटेशन प्लांट हैं, फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं, डेटा सेंटर, एयरपोर्ट, सी पोर्ट, ऑयल एंड गैस इंस्टॉलेशंस, राइट, उनको खत्म करे, उनको डैमेज करे। फूड प्रोडक्शन होता है थोड़ा बहुत कतर ने कुछ सो कॉल्ड गौशाला खोली हुई हैं, और कुछ ग्रीन हाउसेज हैं जब उन्होंने यूएई और सऊदी अरेबिया ने उसको ब्लॉक किया था, उस वक्त खोली थी, तो उनको उनको नष्ट कर दिया, तो फूड ब्लॉकेज और फूड, उसके अलावा फूड रोक गए। ईरान जो पर्शियन गल्फ से जा रही हैं सी केबल्स ऑफ इंटरनेट, इथरनेट केबल जा रही हैं, ऑप्टिकल फाइबर जो लाइन जो जा रही हैं, उनको डैमेज कर दे। So means traffic between India and USA goes haywire. अब आप सोचिए जितनी भी आउटसोर्सिंग होती है यूएसए और इंडिया के बीच में, लगभग सारी कंपनी, सारे बिजनेसेस यूएसए के ठप हो जाएंगे, राइट। ईरान एक न्यूक्लियर बॉम्ब, मे नॉट बी न्यूक्लियर बॉम्ब बट अ डर्टी बॉम्ब डिटोनेट कर दे इजराइल के ऊपर, जीसीसी कंट्रीज के ऊपर, या जो यूएसए के जो सुपर कैरियर्स हैं उनके ऊपर, राइट। और इसके बदले में ईरान के ऊपर इजराइल और यूएसए डिटोनेट कर दें न्यूक्लियर डिवाइस, और मौका देख के ही रशिया कहे कि भैया मैं तो यूक्रेन को भी नहीं छोड़ूंगा, वहां पे भी न्यूक्लियर बम छोड़ दे, और चाइना अपना देखे फायदा है, मौके का फायदा उठाओ और ताइवान को कच्चा चबा जाओ। और इस बीच में जो इस्लामिस्ट हैं अपनी दुनिया भर में जिहाद फैला दें। ये वर्स्ट केस सिनेरियो है, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन ये सब कुछ हो सकता है, राइट। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।